हेलो। गुड इवनिंग। आज की टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। हमारे नेक के पास एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। एडम्स एप्पल के नीचे ये जो ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटी होती है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और एक को हम लोग हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कराते हमारे बॉडी के। लेकिन जब इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो हाइपर हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि हार्मोन का सिक्रीशन जितना मात्रा में चाहिए उससे अधिक अमाउंट में निकले, रिलीज हो, उस कंडीशन को हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में सिक्रीशंस या तो नहीं हो या जरूरत से ज्यादा कम हो, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर थायराइड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो इसके हार्मोन अगर अधिक रिलीज होते हैं हाइपरथायराइडिज्म में तो ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से वसा घटेगी और इंसान दुबला पतला होने लगेगा। तो क्लिनिकल फीचर है कि हाइपरथायराइडिज्म में हम लोग पेशेंट को दुबला पतला देखेंगे, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी और घट जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट मोटा दिखाई देने लगता है। तो ये इसका क्लिनिकल है कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने के कारण उसमें मोटापा आएगा, वो मोटा होने लगेगा। ठीक है ना। उसमें लेथार्जी होगा, फैटिक होगा। उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यहां पे इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में बता रहा है ना। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म का मतलब अंडर एक्टिव थायराइड। थायराइड को जितना एक्टिव होना चाहिए उससे कम हो जाता है एक्टिव। उसकी एक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी, अंडर एक्टिव होगा। एक ऐसा कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करते कुछ क्रूशियल हार्मोन को, जो हार्मोन की आवश्यकता है वो सारे हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करते और हमारे फिजियोलॉजी पे प्रभाव पड़ने के कारण पैथोलॉजी डेवलप कर जाती है। हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण कोई खास नोटिसेबल सिम्टम शुरू के स्टेज में नहीं आता है। कोई आदमी को, कोई महिला को अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है, या पुरुष को हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर स्टार्टिंग फेज है, शुरुआती है, तो उस दौर में सिम्टम का कुछ खास पता नहीं चल पाता। उसको लोग नोटिस नहीं कर पाते, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कंडीशन जब बढ़ती है तो सिम्टम ज्यादा प्रभाव डालता है शरीर पर, इफेक्ट ज्यादा करता है बॉडी पर, जिससे वो नोटिस करके तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब टेस्ट होता है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, क्लिनिकल सिम्टम को देखते हुए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जब डॉक्टर भेजता है तो उसमें पता चलता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। अर्ली स्टेज में नहीं पता चलता, जांच से पता चल सकता है। जैसे जैसे वक्त समय बढ़ेगा
और हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल नहीं किया गया, अनट्रीटेड कंडीशन में रह गया, तो उसके कारण बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि मोटापा होगा, ज्वाइंट पेन होगा, आदमी मोटा होने लगेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी, बॉडी में फैट का डिपोजिशन, एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन ज्यादा होगा और वो मोटा होगा। ठीक है, ओबेसिटी होती है, ज्वाइंट में पेन होने लगता है, जोड़ में दर्द होगा, इनफर्टिलिटी का कंडीशन हो जाता है, और इवन हार्ट डिजीज भी होने का संभावना होती है। ठीक है, एक्यूरेट थायराइड फंक्शन टेस्ट कैसे पता चलता है? ये डायग्नोस होता है हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जब एक्यूरेट थायराइड फंक्शन टेस्ट हो, है ना, थायराइड फंक्शन टेस्ट होगा तो उससे पता चलेगा कि ये बीमारी है। ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई दी जाती है उसमें सिंथेटिक थायराइड हार्मोन होता है ना, और वो सिंपल भी होता है, सेफ भी होता है और काफी प्रभाव करने वाला, इफेक्टिव भी होता है ना। और जो डॉक्टर होंगे पेशेंट के, वो डॉक्टर एक करेक्ट, है ना, बिल्कुल करेक्ट डोज तय कर देते हैं, और वो जो ड्रग सेट करेंगे उसका सेवन जो है लाइफ लॉन्ग करना होगा, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस में करना होता है, नहीं इंसुलिन को अलग से लेना पड़ता है, उसी तरह। अब आइए सिम्टम की बात करते हैं। तो सिम्टम में थायराइड ग्लैंड के बारे में देखिए, यहां पे लिखता है कि साइन और सिम्टम जो हाइपोथायराइडिज्म का है, साइन और सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म का है, वो वैरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो क्या करता है, वो वैरी करता है, और वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पर, कितना ज्यादा सीवियर कंडीशन है ना, हार्मोन के डिफिशियंसी पर। प्रॉब्लम के कारण प्रॉब्लम टेंड टू डेवलप स्लोली, ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, और बहुत सारे सालों तक ये आगे चल के और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है। शुरू में तो पेशेंट को हल्का फुल्का सिम्टम पता चलता है हाइपोथायराइडिज्म का, जैसे कि थकावट होना और वजन का बढ़ना, उसके शरीर का जो है वेट गेन हो जाएगा और वो थका हुआ महसूस करेगा, उसके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, या पेशेंट सिंपली जो है वो बूढ़ा होने लगता है, लेकिन पेशेंट का मेटाबॉलिज्म आगे चलते चलते जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, कंडीशन पुअर होता है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म और ज्यादा स्लो होने लगती है, और इससे बहुत सारे मार्केबल प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हाइपोथायराइडिज्म का कुछ साइन और सिम्टम की बात हो जाएगी। तो सबसे पहला जो साइन और सिम्टम की बात होती है उसमें है थकावट, उसमें क्या है, थकावट, फैटिग। दूसरा है उसको सेंसिटिविटी, ठंडा से सेंसिटिव ज्यादा होगा, उसको बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना, मल नहीं की निकासी ठीक से नहीं होगी, स्टूल हार्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। चमड़ा सूखने लगता है, ड्राई स्किन। ठीक है, वजन बढ़ेगा, चेहरा थोड़ा पफी हो जाएगा, हॉर्सनेस यानी कि भारीपन होगा आवाज में, मसल कमजोर होने लगेंगे, है ना, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, मांसपेशी में दर्द होगा, टेंडरनेस, दबाने से भी दर्द होगा, है ना, और स्टिफनेस, कड़ापन हो जाएगा। ठीक है, पेन, स्टिफनेस या स्वेलिंग होगी ज्वाइंट की। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो महिला में होता है वो इरेगुलर होगा और नॉर्मल से ज्यादा होगा। बाल जो है पतले होने लगेंगे, है ना, हेयर
जो है देखेगा कि सर का बाल जो है वो और ज्यादा थिन हुआ जा रहा है। हार्ट रेट जो है स्लो हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट तनाव में आएंगे, डिप्रेशन में, मेमोरी लॉस होने लगेगी, और थायराइड ग्लैंड बढ़ने लगता है जिसके कारण ग्वाइटर ग्वाइटर होगा, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन अडल्ट के अलावा बच्चों में भी होता है। चूंकि हाइपोथायराइडिज्म अक्सर मिडिल एज्ड ओल्डर वुमेन में होता है, महिलाओं में होता है, लेकिन ये डेवलप कर सकता है इन्फेंट में भी, बच्चों में भी, है ना। तो शुरू में बेबी ऐसा पैदा हुआ जिसको थायराइड ग्लैंड था ही नहीं, ठीक है, तब तो होगा ही, उसको थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, तो उसमें से थायराइड ग्लैंड के जो क्रूशियल हार्मोन हैं वो नहीं निकलेंगे और उसको प्रॉब्लम होगी। तो बेबी जिसको थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, और जो ग्लैंड है, अगर ग्लैंड है भी तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके में कुछ फ्यू साइन सिम्टम होंगे। जब बेबी बॉर्न होती है, न्यू बेबी बॉर्न होती है, तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण उसके में कुछ प्रॉब्लम होंगे। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहला आप ये पाइएगा कि उसका जो बॉडी का चमड़ा है वो पीला पड़ेगा, है ना, और इस आईज जो है वो वाइट होगी। कंडीशन इज सेड एज जॉन्डिस। अधिकतर केसेस में बेबी का लीवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नहीं कर पाता। क्या चीज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता? तो बिलिरुबिन को, है ना, और which normally form when body recycle old और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल। बिलिरुबिन कब बनता है? जब नॉर्मली बॉडी का ओल्ड या डैमेज रेड ब्लड सेल रिसाइकिल होता है तो बनता है। लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग, उसका बड़ा और उभरा हुआ जुबान, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। हॉर्सेस क्राइंग, रोएगा, भारी आवाज होगी, फटी हुई आवाज होगी, उसको कहते हैं हॉर्सेस क्राइंग, ठीक है। और अम्बिलिकल हर्निया भी उसके में हो जाता है ना। ये इसका कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चों में देखा जा सकता है। जैसे जैसे डिजीज, बीमारी प्रोग्रेस करती है, बच्चे में जो इन्फेंट है उसके में ट्रबल होगी, है ना, और वो फीड ठीक से नहीं कर पाएगा, फीडिंग प्रॉब्लम होगी, और वो उसका ग्रोथ नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है ना। नॉर्मल से वो पुअर कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम डेवलप करेगा, मसल का टोन पुअर होगा और बहुत ज्यादा सोएगा, उसको नींद बहुत ज्यादा आएगी। जब हाइपोथायराइडिज्म इन्फेंट में होता है ना, तो उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। इवन माइल्ड केस हो तो वो सीवियर फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशन भी कर जाता है, ठीक है। तो हाँ, किया जाता है, ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चे में है और उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ तो पहले तो वो माइल्ड स्थिति में आएगा और माइल्ड से सीवियर होगा, और सीवियर होगा तो फिजिकली वो इल होगा, फिजिकली प्रॉब्लम होगी उसको, और मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, फिजिकली चैलेंज्ड हो या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म बच्चों में और टीन्स में, बच्चों में और टीन्स में इन जनरल हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं या टीन्स होते हैं उनके में डेवलप कर जाता है हाइपोथायराइडिज्म, है ना, और उसका साइन और सिम्टम मिलता जुलता है। जैसा कि अडल्ट का होगा वैसा ही इनका भी होगा, बच्चे का भी होगा या टीन्स का भी होगा अडल्ट के जैसा।
लेकिन वो लोग क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला, उनका जो ग्रोथ है वो पुअर होगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। उनका जो परमानेंट टीथ है वो ठीक से डेवलप नहीं करेगा, प्यूबरिटी भी डिलेड होगी, और मेंटल डेवलपमेंट भी पुअर होने वाला है, ठीक है। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है, किस कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर बच्चे हुए कंडीशन है इस तरह का, तो ठीक है। चलिए देखिए, या आपके पास आएगा तो आप कब रिकमेंड कीजिएगा डॉक्टर के पास, क्योंकि आप तो इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट जब विजिट करता है डॉक्टर के पास तो वो फील करता है थकावट, कोई भी कारण नहीं है फिर भी थकावट होगा, कोई मेहनत का काम नहीं किया फिर भी थकावट होगा, है ना। और उसको जो साइन और सिम्टम होगा हाइपोथायराइडिज्म से का ही होगा, जैसे कि चमड़ा सूखा हुआ होगा, पेल पफी फेस होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा और हॉर्सी वॉइस होगा। कारण क्या होता है, क्यों हाइपोथायराइडिज्म किसी किसी को हो जाता है, ठीक है, क्यों हाइपोथायराइडिज्म किसी किसी को हो जाता है। पहले पानी पी लेता हूं। हाइपोथायराइडिज्म होने का जो कॉज है, कारण है ना, कि उस कंडीशन में जब जितना हार्मोन को बनना चाहिए उतना हार्मोन नहीं बने, ठीक है, थायराइड ग्लैंड उतना हार्मोन नहीं बनाएगा, और जो बैलेंस होता है केमिकल रिएक्शन का, है ना, जिसको भी हुआ है उसके में वो गड़बड़ा जाएगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, और उसमें उसके जो है नंबर ऑफ कॉजेज हो सकते हैं जो डेवलप कर देता है हाइपोथायराइडिज्म। एक बीमारी हुई, उस बीमारी के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम में कॉज अनदर प्रॉब्लम, वन डिजीज में डेवलप अनदर डिजीज। एक बीमारी थी, उसके प्रभाव से दूसरी बीमारी हो गई। एक बीमारी जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि अपने बॉडी की ही इम्यून सिस्टम अपने खुद के टिश्यू को डैमेज करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में जो सबसे एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूं वो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस का, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है ना। कैसे हो सकता है कि वो ऑटो इम्यून डिजीज में इम्यून सिस्टम अपने खुद के थायराइड ग्लैंड के टिश्यू को डैमेज करने लगे और वो सिक्रीशन कम करने लगा, पुअर करने लगा, हो गया हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट जब चलता है ना, या रेडिएशन थेरेपी चलती है, या थायराइड की सर्जरी होती है, सर्टेन मेडिकेशन चलते हैं, तो उस कंडीशन में भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है ना। तो हाइपर थायराइडिज्म का ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि उसमें हार्मोन का सिक्रीशन बहुत हो रहा है। अब जो ट्रीटमेंट चला तो उससे नॉर्मल तो नहीं हुआ और हाइपो हो गया, ऐसा हो सकता है। जैसे किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, डायबिटिक ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा चल गया, ओवरडोज पड़ा पड़ा तो उसके बॉडी में चीनी की कमी हो गई जबकि वो डायबिटिक था। इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी हो सकता है, उसको किसी तरह का कैंसर हुआ हो और रेडिएशन थेरेपी चल रही है, उस रेडिएशन के इफेक्ट से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड की अगर कभी सर्जरी हुई हो उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और कुछ ऐसे मेडिकेशन भी हैं, दवाइयां भी हैं जिनका सेवन करने से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आपका जो थायराइड ग्लैंड है
है ना, उसकी एनाटॉमी अगर आप समझते हैं तो ये एकदम छोटा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। ये ग्लैंड कैसा होगा, ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, और ये सिचुएटेड कहां होता है, बेस ऑफ द फ्रंट ऑफ नेक, है ना, आपके नेक के सामने होगा। ऑफ योर कर देते हैं, ऑफ योर नेक, ठीक है, आपके गर्दन के जस्ट बिलो योर एडम एप्पल, आपका जो एडम एप्पल है उसके जस्ट नीचे होता है। हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करता है उसमें T3 T4 है ना, तो T3 हो गया ट्राई आइडो थायरोनिन T3, और थायरॉक्सिन जिसको हम लोग T4 कहते हैं। इसका इनर्मुअस इंपैक्ट है आपके शरीर पर, है ना, और इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म कराता है आपके बॉडी के अंदर, क्या कराता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कराता है। ये हार्मोन के कारण बहुत सारे फंक्शन हमारे शरीर के हो सकते हैं। इनके कारण ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बना के रखता है, और हार्ट के रिदम को भी ये मेंटेन कर सकता है। तो अगर इसकी दिक्कत होती है तो टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम होगा, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, हार्ट रेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण थायराइड ग्लैंड फेल जब कर जाते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म होती है ना। हाइपोथायराइडिज्म कब होगी, जब थायराइड ग्लैंड फेल कर जाए, काम ठीक से नहीं करे, हो गया हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूड हाइपोथायराइडिज्म। सबसे पहला ऑटो इम्यून डिजीज, अपने खुद की बीमारी, खुद को ये कर ली, ठीक है, इसके बारे में पहले भी बताया, एक हो गया। नंबर 2 है ओवर रिस्पॉन्स टू हाइपरथायराइडिज्म ट्रीटमेंट। नंबर 3 थायराइड सर्जरी। नंबर 4 रेडिएशन थेरेपी। नंबर 5 ड्रग इंड्यूस यानी कि मेडिसिन से। और नंबर 6 कॉन्जेनाइटल डिजीज, जन्मजात की बीमारी। और नंबर 7 पेट्यूटरी डिसऑर्डर। और नंबर 8 प्रेगनेंसी, ठीक है। और कुछ है, फिर नंबर 9 आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे नंबर्स को चेक करते हैं हम लोग। नंबर 1 पे आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, और इस तरह के हाइपोथायराइडिज्म को हम लोग हैशीमोटोस थायरोडाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी, ठीक है, नहीं, एंटीबॉडी दैट अटैक पेशेंट पर जो अटैक करता है, एंटीबॉडी अटैक करता है पेशेंट के खुद के टिश्यू पर, और इस तरह के सिस्टम में, हेलो, हाँ बोलो ना, प्रणाम। उसका है 20,000 कुछ, हाँ 20,000 पर सेमेस्टर। हाँ वही। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज और थायराइड डैमेज हो जाएगा, डैमेज होने के बाद उतना अच्छे से वो सिक्रीशन नहीं करेगा, हो सकता है इसके कारण, ठीक है। साइंटिस्ट जो है अभी भी श्योर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है ना, क्या इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कौन सा ऐसा जीन है इन्वायरमेंट का जो ट्रिगर कर देता है ऐसा होने के लिए।
जबकि जब ये होता है तो एंटीबायोटिक्स जो होगी वो इफेक्ट करती है थायराइड की एबिलिटी पर, उसके क्षमता पर, जो हार्मोन के प्रोडक्शन है वो उसका रेट घटवा देती है, घट जाता है। ओवर रिस्पॉन्स टू हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट, किसी को हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है, सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है। अब डॉक्टर ने क्या किया कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसका रिस्पॉन्स, किसी को हल्के से चाटा मारिएगा तो हल्का चोट लगेगा ना, लेकिन किसी का स्किन इतना सेंसिटिव है कि हल्के से मारिएगा उसको लगेगा लोहा से मार दिया गया। बात यही है कि उसको ट्रीटमेंट सही दी जा रही है, लेकिन उस ड्रग का जो डोज है उसके लिए बहुत पावरफुल हो जा रहा है, वो ओवर रिस्पॉन्स कर रहा है। वो ओवर रिस्पॉन्स करने के कारण जो हाइपरथायराइडिज्म था वो कन्वर्ट होकर के हाइपो में कन्वर्ट कर गया, उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, और ऐसा ट्रीटमेंट के कारण कभी कभी तो ऐसा होता है कि परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट कर जाती है ये बीमारी। पहले थी हाइपर, कन्वर्ट हो गई परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म में। अब बोल लीजिए उल्टा हो गया, अब फिर दवा चलेगी जिसमें सिंथेटिक ड्रग चलेगी जिसमें थायराइड, ये थायरॉक्सिन वगैरह जो है आर्टिफिशियली दिया जाएगा। थायराइड की सर्जरी, थायराइड ग्लैंड की सर्जरी बहुत कारण के वजह से हो सकती है, ट्यूमर के कारण के वजह से, यानी कि ट्यूमर होने के कारण। ठीक है, तो रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, रिमूव करने थायराइड ग्लैंड का क्यों किया जाता है, तो सर्जरी इसलिए किया जाता है कि उसका एक बड़े पोर्शन को काटा जाए। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड कैन डिमिनिश और halt हार्मोन प्रोडक्शन, उसमें हार्मोन का प्रोडक्शन या तो खत्म हो जाता है या हल्का होने लगता है, और इसके कारण ये बीमारी डेवलप कर जाती है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है। हेड और नेक के रीजन में अगर हो रहा है, सर में अगर ट्यूमर डेवलप किया कैंसरस या नेक के रीजन में, तो वो जो ट्रीटमेंट चलता है उसके कारण हाइपोथायराइडिज्म हो गया, रेडिएशन के कारण हो गया। मेडिकेशन में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको देने के वजह से, है ना, मेडिकेशन जो है कंट्रीब्यूट करती है हाइपोथायराइडिज्म के लिए, लेकिन उस तरह की मेडिकेशन में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है ना, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए, लेकिन यक्सर ये हाइपोथायराइडिज्म को जन्म दे देती है। डॉक्टर ने किस चीज का के लिए दवा दिया, लिथियम को, वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, दूसरे बीमारी के लिए दवा दिया गया और उस दवा के कारण हो गया हाइपोथायराइडिज्म। तो ये हो गया ड्रग इंड्यूस्ड, इसको हम कह सकते हैं ड्रग इंड्यूस्ड, है ना, ये ड्रग इंड्यूस्ड है। अब आते कॉन्जेनाइटल, जन्मजात, आपको पहले ही बता चुके, कुछ बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड रहता ही नहीं है ना, या उसको ग्लैंड है तो वो डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशन में उनको भी ये प्रॉब्लम होगी। ये कंजेनाइटल बीमारी है, कंजेनाइटल में यानी कि जन्मजात, इसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और न्यू बब्बी का उसमें स्क्रीनिंग होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड का अगर डिसऑर्डर होता है तो इसका इफेक्ट बॉडी के अदर ग्लैंड्स पर पड़ता है। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म, a relative rare cause of hypothyroidism is the failure of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड के फेल करने के कारण रेयर केस में देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म डेवलप कर जाता है ना, और इसलिए ऐसा होता है कि ये उतना जितना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करना चाहे नहीं कर पा रही है। तो थायराइड को स्विच कहां है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रॉपर नहीं इस्तेमाल निकाल पाएगा तो थायराइड ग्लैंड सुस्त हो जाएगा, और सुस्त होगा तो वहां से सिक्रीशन नहीं होगा, हो गया हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ठीक है, आमतौर से बेनाइन ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड में जब होते हैं तो उस कंडीशन में भी यह प्रॉब्लम डेवलप करती है। ठीक है, प्रेगनेंसी, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के कारण, मैंने बताया था कि डायबिटीज मेलाइटस भी होता है,
तो प्रेगनेंसी के केस में हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। ठीक है, इसको सम वुमेन डेवलप हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि पोस्ट पैटर्म हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज जो है खुद का, है ना, थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है। अगर इसको अनट्रीटेड कंडीशन में रखा जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ेगा और उसके कारण मिसकैरेज का भी कंडीशन हो सकता है। बेबी है तो उसका मिसकैरेज हो जाएगा, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है ना, प्री क्लैम्पसिया हो सकता है। ये सारा कंडीशन इसके कारण डेवलप करेगा। कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर, है ना, लास्ट 3 मंथ प्रेगनेंसी के, है ना, और उसका साइड इफेक्ट फीटस पे भी पड़ता है। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म हुआ, हाइपोथायराइडिज्म से बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने के बाद जो है उसका साइड इफेक्ट जो है बेबी पर भी होगा। ठीक है, आयोडीन की डिफिशियंसी। आयोडीन की डिफिशियंसी क्या चीज की वजह से होता है? तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। क्या मुन्ना बिहारी, मुन्ना बिहारी स्टॉप शेयर। देखिए ये स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। कैसे लें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब एक नंबर होगा। आठ, जबरदस्त। अभी दिखाता हूँ मुन्ना बिहारी को। फाइल में गए, सेव एज, डेस्कटॉप डीटी कर दिया, सेव। अब देखिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं वापस, शेयर। अब देखिए आप लोग का अटेंडेंस, यहां से ऐसे करेंगे, देखिए आ गया। कितने पार्टिसिपेंट हैं? 8। ठीक है, 7 स्टूडेंट क्लास कर रहा है। ठीक है, 7 और 1 प्लस 8। ठीक है, चलिए अभी हम लोग के पास 3 मिनट। आप लोग अटेंडेंस बना बना के भेज दीजिएगा। ठीक है, नंबर लिख लिख के, मेरा रोल नंबर, ये मेरा रोल नंबर। चलिए, आयोडीन की डिफिशियंसी। आयोडीन की डिफिशियंसी में क्या होता है ना, कि आयोडीन की कमी, जो ट्रेस मिनरल आयोडीन होता है, ये सी फूड में पाया जाता है, सी वीड में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, आयोडीन रिच सॉइल में पाया जाता है, या आयोडाइज्ड सॉल्ट में। पहले जो सॉल्ट आता था उसमें आयोडीन नहीं रहता था, अब जो सॉल्ट अवेलेबल है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। क्या हुआ कि ग्वाइटर बहुत तेजी से फैलने लगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि नमक में आयोडीन डाल के दो। तो अब जो हम लोग को नमक मिलता है उसमें आयोडीन रहता है, वो आयोडाइज्ड होता है, इसलिए हम लोग को आयोडीन की कमी नहीं होगी। इसलिए हमें इस तरह का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म, इस सब की तरह की दिक्कत या ग्वाइटर नहीं हो सकता। ये जरूरी है। प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कम मात्रा में आयोडीन के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। टू लिटिल आयोडीन, बहुत कम मात्रा अगर आयोडीन की है शरीर में तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और टू मच आयोडीन जो है हाइपोथायराइडिज्म को और ज्यादा बुरा भी कर देगा। कुछ लोगों में अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है,
कुछ पार्ट में वर्ल्ड के तो आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होता है, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन एडिशन कुछ जगह ऐसा भी है कि आयोडीन टू टेबल सॉल्ट हैज वर्चुअली एलिमिनेटेड दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एकदम दूर हो गया। ये जो हम लोग नमक आ रहा है ना, उसके वजह से तो ये प्रॉब्लम अब दिखाई ही नहीं देता कि किसी को आयोडीन की कमी। इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खा रहा है। अब जो भी नमक है सब में आयोडीन डाला जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट की बात करता है, मैं इसे डिस्ट्रॉय करके इंडिया कर देता हूँ। INDIA, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं रिस्क फैक्टर में। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। तो आपको मेनली जो पढ़ना था, चिरकुट में मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन एंड क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या क्या होगा, देखिए क्लिनिकल फीचर उसको देख करके हम कैसे पहचानेंगे। हाइपोथायराइडिज्म का लिक लिक हो जाएगा, दुबला पतला हो, ये मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, लेथार्जिक हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या चीज है, ये तो रिस्क फैक्टर, और इसके अलावा उसमें क्या क्या दिक्कत होगी वो सारा सिम्टम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म क्या है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारी चीज। तो चलिए रिस्क फैक्टर, ये हाइपोथायराइडिज्म किसमें किसमें डेवलप कर सकता है, किसमें रिस्क फैक्टर है। तो वो अगर महिला है तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर वो 60 साल का है तो उसके में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसकी हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसको हो सकता है। उसके में ऑटो इम्यून डिजीज है, या टाइप 1 डायबिटीज से वो सफर कर रहा है, या सेलिक डिजीज से भी सफर कर रहा है जो इंटेस्टाइन की बीमारी है, तो उसके में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है।